हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि कलानी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं बजट रेशोस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके फॉर्मूलाज जो है वो रट्टा मारने पड़ते हैं। मगअप करने से क्या होता है, आप हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उन्हें भूल सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें लॉजिकली समझोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है। और मेनली ये जो बजट रेशोस है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ बजट एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में। बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर ही क्या करते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं। अगर वो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया तो ये तीन जो फॉर्मूलाज है, इन तीन फॉर्मूलाज हमारे कौन से हैं? बजट रेशोज में हमारे मेनली तीन फॉर्मूलाज आते हैं, जो कि है एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो एंड कैपेसिटी रेशो। ठीक है। तो ये तीन इतने इजी फॉर्मूलाज है, अगर आपको लॉजिकली समझ गए तो आप इजीली एग्जाम में 3 मार्क्स फेच कर सकते हो। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो 3 मार्क्स इजीली जो आप फेच कर सकते थे वो आप गवा दोगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं कवर कर रही हूँ। इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल में भी यहीं कवर किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अब क्या करूँगी, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले अब अगर आप बजट रेशोज देखोगे तो मैंने बताया कि तीन तरह के रेशोज हैं। एक तो एक्टिविटी रेशो, दूसरा है इफिशिएंसी रेशो और तीसरा है कैपेसिटी रेशो। तो एक बार अगर आप ओवरव्यू करोगे तो हमारा फॉर्मूला जो है ना, तो तीनों भी जो फॉर्मूलाज है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100, तो इट मीन्स ये परसेंटेज टर्म में निकाला हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजटेड, और ये इन टर्म्स ऑफ आवर्स है। ठीक है। आवर्स के टर्म्स में ये फॉर्मूले निकाले गए हैं। साथ ही साथ इफिशिएंसी रेशो में देखोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100, एंड कैपेसिटी रेशो देखोगे तो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू यहाँ पर 100 कर देना। ओके। तो अब इन तीनों फॉर्मूलाज में अगर देखोगे आप तो यहाँ पर हमें तीन कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। एक तो है स्टैंडर्ड आवर्स, दूसरा है बजटेड आवर्स और तीसरा है एक्चुअल आवर्स। ठीक है। इन्हीं तीन बातों पर हमारे क्या हो रहे हैं, ये फॉर्मूलाज घूम फिर रहे हैं। ठीक है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। तो मैं अब क्या डिस्कस करने वाली हूँ, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बजटेड आवर्स की। तो बजटेड आवर्स ये क्या है? बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो बजटेड आवर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहला तो आपका प्रोडक्शन, जिसको हम आउटपुट भी बोलेंगे। तो आउटपुट, तो बजटेड आउटपुट और इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड आवर्स पर यूनिट, बजटेड आवर पर यूनिट। ठीक है। तो मेरा बजटेड आवर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बजटेड आउटपुट इनटू बजटेड आवर्स पर यूनिट। ना इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। देखो बजट का मतलब ही क्या होता है? बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन। ठीक है। किसी बात को एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना, प्रिडिक्ट करना। ठीक है। तो बजट में आप दोनों भी चीज़ें, पहली तो आउटपुट, आउटपुट के ऊपर भी देखो क्या लिखा हुआ है, बजट लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या है, आउटपुट हमने एस्टिमेट किया है। मैंने एस्टिमेट किया कि मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी। ठीक है। तो ये क्या है, एस्टिमेशन है, एक्चुअल कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी तक मैंने अंदाज़ा लगाया है। ठीक है। और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस हो सकता है, वो कोई भी बेसिस हो सकता है, फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये एस्टिमेटेड है। दूसरी बात करते हैं बजटेड आवर्स पर यूनिट, जिन्हें स्टैंडर्ड आवर्स भी बोला जाता है। ठीक है। इसे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है। बजटेड आवर्स पर यूनिट बोलो चाहे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बोलो, बात एक ही है। तो अब ये भी क्या है, ये भी एस्टिमेटेड फिगर होती है।
फिलहाल आप स्टैंडर्ड को भूल जाओ, फिलहाल आप सिर्फ बजटेड वर्ड याद रखो, ठीक है। बजटेड आवर्स पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बजटेड आउटपुट इनटू बजटेड आवर पर यूनिट, तो दोनों भी चीज़ें क्या हैं, एस्टिमेटेड है। अब बात करते हैं एक्चुअल आवर्स की। तो एक्चुअल आवर्स में क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट हमने कितना प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ एक्चुअल आवर्स पर यूनिट हमें कितना लगा, एक्चुअल आवर पर यूनिट हमें कितना लगा, ठीक है। तो बजटेड में दोनों भी चीज़ें, हमारा आउटपुट और पर आवर्स पर यूनिट जो थे, दोनों भी दोनों भी क्या थे, दोनों भी एस्टिमेटेड थे। और यहाँ पर एक्चुअल में दोनों भी क्या थे, दोनों भी एक्चुअल फिगर्स हैं, ओके। अब बात ये होती है कि इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखो बजट रेशोज, ये हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, वरायंस, वहाँ पर क्योंकि हम वरायंस निकालते हैं। वरायंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कोई चाहे आप इसे वेरियंस प्रोनाउंस करो, चाहे वरायंस प्रोनाउंस करो, ओके। तो अब बात ये होती है, मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो हमने क्या एस्टिमेट किया, मैंने ये एस्टिमेट किया कि 880 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ और मुझे जो टाइम रिक्वायर्ड है पर यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 आवर लगते हैं। तो टोटल आवर्स मुझे कितने लगेंगे, 8800 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे दोनों भी चीज़ें क्या है, ये बजटेड है। ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है, ये प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या एस्टिमेट किया कि मैं 880 यूनिट्स बनाऊंगा। फिर उसके बाद लेबर मैनेजर के पास गए, तो लेबर मैनेजर ने बोला कि एक यूनिट बनाने को मुझे 10 घंटे लगेंगे। तो हमने ये निकाल लिया कि टोटल हमें 8800 आवर्स लगेंगे ये पूरा आउटपुट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो एस्टिमेटेड था, दोनों भी चीज़ें क्या थी, एस्टिमेटेड थी। अब बात करते हैं एक्चुअल की। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सिर्फ 750 ही किए। और साथ ही साथ मुझे टाइम कितना लगा उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, 8 आवर्स पर यूनिट लगा। और उनकी टोटल की तो मुझे क्या मिला, 6000 आवर्स मिला, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये दो चीज़ें हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपकी मॉम ने आपसे क्या कहा कि आप जाकर 10 रुपीज़ का सोप आता है और आपको कितने सोप्स लेके आने हैं, आपको लेके आने हैं 12 सोप्स, ठीक है। तो मेरा आउटपुट यानी कि मैं सोप्स को ले रही हूँ, तो सोप्स आपको 12 लेकर आने हैं। और यहाँ पर मैंने आवर्स के बजाय मैंने प्राइस पर यूनिट ली हुई है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ पर सोप मुझे लगने वाला है। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो मुझे टोटल 120 रुपीज़ का मेरा बजट बना है। मेरी मॉम ने 120 का बजट बना के दिया कि 120 रुपीज़ में आप 10 सोप्स लेके आओ, ठीक है। अब आप मार्केट में गए, लेकिन वहाँ पर आपको मार्केट में सिर्फ आपने क्या किया, किसी रीज़न की वजह से आप सिर्फ 10 सोप्स लेके आए। तो एक्चुअल आउटपुट यानी कि एक्चुअली मैं लेकर कितना आई, मैं सिर्फ 10 सोप्स लेके आई। और उनकी प्राइस क्या थी, उनकी प्राइस 10 थी, ओके। तो टोटल इनके क्या आएगी, 100 रुपीज़। तो मैंने खर्चा कितने का किया, 100 रुपीज़, ठीक है। अब मैं घर पे आई तो मेरी मॉम क्या कहेंगी, 120 रुपीज़ का खर्चा होना चाहिए था और 100 रुपीज़ मैं खर्चा करके आई हूँ सिर्फ। एक्चुअल में उन्होंने बजटेड क्या फिगर निकाली थी, 120, लेकिन मैं खर्चा एक्चुअल में कितना करके आई हूँ, 100। तो इस पर वो मुझे प्रेज नहीं करने वाली है, शाबाशी नहीं देने वाली है कि आप 20 रुपये सेव करके आए हो। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज आप ये टोटल को कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये जो आपकी टोटल है, लेट मी शो यू, ये जो टोटल है 120 और 100 को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अरे बाबा ये जो कॉस्ट हमने निकाली थी बजटेड वाली, ये 12 सोप्स की निकाली थी। और ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये तो
10 सोप्स की है। तो ऑफकोर्स ही बात है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा के आई हूँ, मैंने आउटपुट ही कम प्रोड्यूस किया है। इट मीन्स मैंने आउटपुट ही, सोप्स ही मैंने क्या किए, कम बाय किए हैं। तो इसीलिए मैं वही कह रही हूँ, ये जो मैंने बजटेड यूनिट का मैंने ये बजटेड यानी कि जो एस्टिमेट किया था, तो ये जो मुझे टोटल आवर्स लगे हैं वो 880 यूनिट्स के हिसाब से लगे हैं, और ये जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं ये मुझे 720 यूनिट्स के हिसाब से लगे हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों की ये जो टोटल है बजटेड और एक्चुअल, ये जो मैंने यहाँ पर आपको टोटल निकाल के बताई थी, तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब मुझे कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स। तो समझ गया आपको, बजटेड में दोनों चीज़ें एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल में दोनों चीज़ें एक्चुअल होती है, दोनों इन द सेंस आउटपुट भी और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट भी, यहाँ पर भी आउटपुट आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है, यहाँ दोनों एक्चुअल, यहाँ दोनों बजटेड। ओके, तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स में आप क्या करोगे, आउटपुट जो है वो तो आप एक्चुअल लोगे। देखो, मुझे सोप का कंपैरिजन अगर करना है तो मैंने 12 सोप्स के कॉस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकती थी। तो मैं जो बजट मेरा था 12 सोप्स का था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा बजट भी 10 सोप्स का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए देखो स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या, आउटपुट तो मैंने एक्चुअल लिया, लेकिन बजटेड जो होता है वो बजटेड प्राइस पे ही होती है। ठीक है, उनको हम स्टैंडर्ड प्राइस भी बोला करते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स में क्या होता है, आउटपुट तो आप एक्चुअल लेते हो, लेकिन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट जो लेते हो वो स्टैंडर्ड वाली लेते हो। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा। तो कंपैरिजन के लिए हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक नया वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया जो कि है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स में क्या होता है, आउटपुट तो हमारा एक्चुअल होता है, देखो आउटपुट क्या है, एक्चुअल है, लेकिन आवर्स रिक्वायर पर यूनिट क्या है, बजटेड है हमारी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक लास्ट टाइम मैं वापस से आपको कहती हूँ कि बजटेड में दोनों चीज़ें भी क्या है, एस्टिमेटेड है, आउटपुट भी बजटेड है और आवर्स रिक्वायर्ड भी बजटेड है। एक्चुअल में क्या है, आउटपुट भी एक्चुअल है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट भी क्या है, एक्चुअल है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में आउटपुट तो एक्चुअल है, यानी कि हमारे 12 सोप्स, और प्राइस तो हम 10 ही लेंगे। हमारी बजटेड प्राइस कितनी थी, ये जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एक्चुअल और बजटेड प्राइस दोनों ही 10 ही थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, प्राइस बजटेड लेनी है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीनों के कॉन्सेप्ट अब समझ गए। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, देखो 880 मैंने क्या किया था, एस्टिमेट किया था 880 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी और आवर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 10 आवर्स लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया, 750 किया, और आवर्स रिक्वायर्ड कितने लगे, 8 पर आवर लगे। ठीक है, 8 आवर्स पर यूनिट लगे। ठीक है, 8 आवर्स पर यूनिट मुझे लगा। तो अब एक बात ध्यान में रखना, क्या किया, ये टोटल आवर्स हमने कैलकुलेट कर दिए। देखो 8800 बजटेड थे और एक्चुअल 6000 थे। अब इन दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकती, इसके लिए मैंने न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड आवर्स। इसमें क्या होता है, आउटपुट तो हमारा एक्चुअल लेंगे, तो देखो 750 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन जो आवर्स है वो आवर्स में क्या करूँगी, वो बजटेड वाले लूँगी, तो ये बजटेड मैंने यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ पर मैंने दोनों वर्ड्स क्यों लिखे, बजटेड आवर्स पर यूनिट भी लिखा है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट भी लिखा है, बिकॉज आपको पता है स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स दोनों भी सेम होते हैं। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, हमेशा आपको साइमल्टेनियसली बजटेड और स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। याद रखना, ये जो बजटेड आवर्स रहते हैं टोटल अगर आप उनकी देखोगे तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन पर यूनिट आप अगर देखोगे, ये देखो आवर्स पर यूनिट है, तो आवर्स पर यूनिट तो क्या है, सेम है। इसीलिए वो क्या करती है, साइमल्टेनियसली कभी कौन सा वर्ड इंटरचेंज करती रहती है इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पर अगर आप टोटल की बात करते हो बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में, तो उस केस में आपके वो दोनों फिगर्स
डिफरेंट होती है। यहाँ 8800 आवर्स है और यहाँ 7500 आवर्स है। तो ये बात आपने ध्यान में देनी है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है हमारा, एक्टिविटी रेशो। तो देखो हमारी ना दो चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला दो चीज़ों से डिराइव हुआ है। ये तीनों भी फॉर्मूलाज में दो चीज़ें आती है, एक तो आउटपुट, दूसरा है आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आउटपुट की बात करते हैं। देखो मुझे बजट मैंने किया था 880 यूनिट्स और मैंने प्रोड्यूस एक्चुअल में कितना किया, 750 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 130 यूनिट्स मैंने कम प्रोड्यूस किए। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी ये किसने एस्टिमेट करके बताया था, प्रोडक्शन मैनेजर ने। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को इसका क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसने क्या एस्टिमेट किया था, 880 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल में उसने 750 प्रोड्यूस किए, तो इसका मतलब 130 यूनिट्स उसने कम प्रोड्यूस किए हैं। तो एक्टिविटी रेशो मतलब क्या, हम आउटपुट डिसाइड करते हैं, आउटपुट के लिए वो रेशो निकलता है। एक्टिविटी मतलब क्या, आउटपुट, या फिर आप उससे प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। अब लेकिन आप है ना, आप इस तरीके से ये 130 लेकर आप फॉर्मूला में ये 130 कहीं भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड एक्टिविटी रेशो निकलता है और आवर्स पर यूनिट, दूसरा हमारा फॉर्मूले में क्या कंसेप्ट था, आवर्स पर यूनिट। तो आवर्स पर यूनिट जो है, बजटेड हमने 10 डिसाइड किए थे लेकिन एक्चुअल में 8 लिए हैं, तो 2 आवर्स पर यूनिट हमने क्या किए हैं, सेव किया है। इसका मतलब हमने एफिशिएंट काम किया है। तो दूसरा हमारा जो रेशो आता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो। तो प्रोडक्शन आउटपुट से रिलेटेड हमारा एक्टिविटी रेशो निकलता है और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से हमारा क्या निकलता है, एफिशिएंसी रेशो निकलता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल में इतनी कैपेसिटी है, हमारे जो वर्कर्स है टोटल इतना काम करेंगे, 8800 आवर्स काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना किया उन्होंने, 6000 आवर्स ही काम किया। तो कैपेसिटी रेशो में सिर्फ कैपेसिटी यानी कि टोटल देखी जाती है। आपने 8800 बोला था लेकिन आपने सिर्फ काम किया है 6000 आवर्स काम किया है। इट मीन्स आप आपकी कैपेसिटी से, सॉरी इनएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, आपने आपकी कैपेसिटी से बिलो काम किया है। तो देखो आवर्स रिक्वायर पर यूनिट के लिए हम एफिशिएंसी चेक करते हैं और टोटल आवर्स से आप क्या चेक करते हो, कैपेसिटी रेशो चेक करते हो। लेकिन मैंने ये बताया कि ये फिगर्स मुझे कहीं भी यूज़ नहीं होने वाली, ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि एक्टिविटी रेशो मतलब क्या, एफिशिएंसी मतलब क्या और कैपेसिटी क्या। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि ये डिफरेंस हम कहीं भी यूज़ क्यों नहीं करेंगे। देखो कोई भी कंपनी, आजकल जो कंपनीज होती है वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये तो हुई एक प्रोडक्ट की हमने अभी तक डिटेल ली है। किसी एक प्रोडक्ट, सपोज ABCD ऐसे Z तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो Z तक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, 26 सपोज प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो मैंने फिलहाल एक ही प्रोडक्ट का एस्टिमेट और एक्चुअल फिगर बताई है। तो ऐसे आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नहीं करते बैठोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कहा, ये तो हमने सिंगल प्रोडक्ट का किया, ऐसे आपको 26 प्रोडक्ट के अलग अलग करने पड़ेंगे, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये बताया कि आप ये वाला अप्रोच नहीं यूज़ करते हो। आप क्या अप्रोच यूज़ करते हो, ये टोटल आवर्स का हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो बजटेड में सारे आ जाएंगे। बजटेड में जैसे ये मैंने एक प्रोडक्ट लिया है ना, तो ऐसे अगर आपके 26 प्रोडक्ट है तो सब के आप क्या करोगे, यूनिट्स इंटू आवर्स, यूनिट इंटू आवर्स करोगे तो टोटल मुझे बजटेड आवर्स मिलेंगे और उसी तरीके से आप एक्चुअल की भी बात करोगे। और स्टैंडर्ड आवर्स तो मैंने बताया, अगर ये दो डिटेल्स आपको दी गई है तो स्टैंडर्ड आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो अब बातें हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो अब एक्टिविटी रेशो की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको न्यूमरेटर में क्या लेना है मैं वो बताती हूँ। न्यूमरेटर में वो चीज़ लेंगे हम जो आपके लिए फेवरेबल है, जो आप चाहते हो। ठीक है, अब एक्टिविटी रेशो किस पर डिपेंड करता है, एक्टिविटी रेशो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स पर या फिर आउटपुट पर। तो आप हमेशा क्या चाहोगे, आप हमेशा चाहोगे कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा
ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में और जो बजटेड है वो हमारा कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करोगे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, आपको सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी मतलब क्या, मुझे आउटपुट का डिफरेंस निकालना है, आउटपुट के लिए रेशो निकालना है, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब आप अगर ये तीन चीज़ें देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये बजटेड आवर्स में आपका जो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट है ये 10 है, और यहाँ पर भी क्या है, आपका 10 है। इट मीन्स यहाँ पर आवर्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये बजटेड और जो स्टैंडर्ड है इन दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, आउटपुट की वजह से। देखो ये एक्चुअल आउटपुट है, ये बजटेड आउटपुट है। तो आपको इन दोनों में से न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, जो मुझे चीज़ फेवरेबल चाहिए। आपको देखो वापस मैं समझाती हूँ, देखो एक्चुअल आउटपुट तो यहाँ पर भी है, एक्चुअल और ये बजटेड। अब आप बोलोगे हम ये दोनों क्यों कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक्चुअल आउटपुट मुझे, मैंने कहा कि एक्चुअल आउटपुट मेरे लिए फेवरेबल है, तो न्यूमरेटर में मैं एक्चुअल आवर्स ले लूँगी। सबसे पहले ये बात देखो कि कंपैरिजन करते वक्त ये जैसे एक्टिविटी है, तो कंपैरिजन करते वक्त मेरे दिमाग में आउटपुट घूमेगा, एफिशिएंसी के वक्त आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट घूमेगा, कैपेसिटी के वक्त टोटल आवर्स घूमेगा। लेकिन फॉर्मूलाज लिखते वक्त आपको ये वाले फिगर्स लिखने हैं, टोटल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ रही थी एक्टिविटी यानी कि आउटपुट से रिलेटेड। तो देखो आउटपुट यहाँ पर आपको बजटेड आउटपुट, यहाँ एक्चुअल, यहाँ भी एक्चुअल दिया गया है। तो अब आपको जब एक्टिविटी रेशो निकालना है, इसका मतलब इसका वरायंस यानी कि डिफरेंस, तो अब आप अगर देखोगे तो दूसरी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। जब मुझे सिर्फ एक्टिविटी से रिलेटेड मुझे अगर वरायंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दूसरी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमारे फॉर्मूले में आउटपुट के अलावा दूसरी चीज़ क्या है, वो है आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो देखो यहाँ दोनों में आपका आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूला में एक्टिविटी रेशो में ये दो चीज़ें हमारे काम आएंगी, एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा है बजटेड। ये एक्चुअल वाले आवर्स हमें काम नहीं आएंगे, एक्चुअल का वाला डाटा काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वापस मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ से एक्चुअल आउटपुट लेने के बजाय ये एक्चुअल आउटपुट यहाँ है, आप इन दोनों को क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आवर्स रिक्वायर्ड 10 है और यहाँ पर 8 है। तो ये जो है ना हमारा टोटल आवर्स, तो ये जो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो यूनिट्स की वजह से भी आ रहा है और साथ ही साथ आवर्स की वजह से भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस जो है इन दोनों के, ये जो टोटल आवर्स है इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट की वजह से आ रहा है, बिकॉज ये जो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट है ये तो क्या है, ये सेम है। समझ आया आपको? इसीलिए हमारे फॉर्मूले में सिर्फ दो चीज़ें यूज होगी, एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा है बजटेड। सबसे पहले तो मैंने बताया एक्चुअल बजट में दो चीज़ें यूज होगी। अब मुझे डिसाइड करना है न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, मैंने बोला था न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर में आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके लिए फेवरेबल क्या है। एक्टिविटी मतलब आउटपुट, तो आउटपुट मेरे लिए हमेशा एक्चुअल आउटपुट फेवरेबल होगा कि वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों फार्मूलाज में अगर आप देखोगे, ये दोनों फार्मूलाज में हमारा एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर है। इट मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में लूँगी और डिनोमिनेटर में क्या लूँगी, बजटेड आवर्स लूँगी। तो स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में आया, बजटेड आवर्स डिनोमिनेटर में आया। ओके, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है, एफिशिएंसी आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से हमारी क्या होती है, डिसाइड होती है। तो अब आपको जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए आपकी बाकी चीज़ें इट मीन्स कि आउटपुट आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो कांस्टेंट कहाँ पर है, यहाँ पर 750 है और यहाँ पर भी क्या है, 750 है। इट मीन्स ये जो टोटल आवर्स है ना, ये स्टैंडर्ड आवर्स 7500 और यहाँ पर 6000, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है।
इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट की वजह से आ रहा है। तो इट मीन्स इफ़िशियंसी रेशो में हमारे सिर्फ दो चीज़ें काम आएंगी, एक तो स्टैंडर्ड आवर्स, दूसरा है एक्चुअल आवर्स। अब आपने डिसाइड करना है, हमारे बजटेड आवर्स यहाँ पर कहीं पर भी ये वाला डेटा एफिशिएंसी रेशो में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, वापस से एक बार लॉजिक समझाती हूँ। देखो, आप क्या कहोगे कि एक्चुअल मुझे 8 लगते हैं, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो मैंने ये वाले से मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ, यहाँ ना कंपेयर करते वक्त यहाँ क्यों नहीं किया। ठीक है, आपका कहना है हमने यहाँ क्यों कंपेयर नहीं किया, इसके साथ हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो आंसर इज इसके साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसके जो टोटल आवर्स है ना, तो इसमें दो चीज़ों की वजह से डिफरेंस है। एक तो देखो रेट की वजह से, बिकॉज यहाँ 10 है यहाँ 8 है, और दूसरा यूनिट की वजह से भी, यहाँ 880 है और 750 है। तो आप यहाँ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या इफ़िशियंसी निकालनी है, तो सिर्फ हमें रेट का डिफरेंस देखना है। तो देखो यहाँ पर रेट का डिफरेंस है, बाकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसीलिए हम इन दोनों की बात करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। अब इफ़िशियंसी में आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में मुझे कितने आवर्स लगे हैं। तो अब आप हमेशा फेवरेबल चीज़ क्या होगी, आप हमेशा चाहोगे कि हमारे एक्चुअल आवर्स कम हो। ठीक है, एक्चुअल आवर्स कम हो तभी हम एफिशिएंट होंगे। हमने डिसाइड किया था कि मैं 10 आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस करने में लगाऊंगी। देखो, मैंने डिसाइड किया था 10 आवर्स लगाऊंगी, लेकिन एक्चुअल में 8 आवर्स ही लगाए, मैंने जल्दी काम कर लिया, यानी कि मैं बहुत एफिशिएंट हूँ। तो हमेशा मैं क्या चाहूँगी कि मेरा बजटेड ज़्यादा हो। फेवरेबल मेरे लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला में ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है, तो आई एम सॉरी, मेरे लिए हमेशा फेवरेबल क्या होगा कि बजटेड आवर्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, एक्चुअल कम होना चाहिए। तो बजटेड आवर्स ज़्यादा हो, तो देखो स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ उन्होंने लिखा है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, इसको हम बजटेड आवर्स भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट भी बोलते हैं। तो आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हो। एक्चुअल में फॉर्मूला वाइज आप जब लिखोगे तो आप इसे देखकर नहीं लिख रहे हो, आप किसे देख रहे हो, टोटल कॉलम को। तो आपको क्या लिखना है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ये नहीं देख रहे हैं हम पर यूनिट, तो हमने सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए लिया है कि हमारे फॉर्मूलाज में कौन सी दो चीज़ें आएंगी। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल आने वाली है। तो स्टैंडर्ड आवर्स, अब इन दोनों का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला में हमारा फेवरेबल क्या रहेगा, हमारा फेवरेबल ये रहेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा ज़्यादा हो और एक्चुअल कम हो। तो एक्चुअल आवर्स को हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे, और स्टैंडर्ड आवर्स को न्यूमरेटर में। तो देखो आपकी फॉर्मूलाज में स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो न्यूमरेटर में और एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में, और आपने क्या किया, परसेंटेज की साइन से मल्टीप्लाई किया। तो और आगे थर्ड बात उठती है एफिशिएंसी की। अब एफिशिएंसी, आई एम सॉरी, कैपेसिटी, थर्ड बात उठती है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में ना ही आपको आउटपुट देखना है, ना ही आपको आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट देखने हैं। इट मीन्स आप डायरेक्टली बजटेड को एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हो। तो कैपेसिटी मतलब क्या, हम पूरे लेबर्स की कैपेसिटी क्या थी, 8800 आवर्स काम करेंगे, उन्होंने ये एस्टिमेट किया था। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कितना काम किया, 6000 आवर्स ही काम किया है। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है, बहुत कम काम किया। अपनी कैपेसिटी भी, उन्होंने पूरी कैपेसिटी जितना भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फेवरेबल यानी कि न्यूमरेटर में ज़्यादा क्या चाहिए, ज़्यादा ये चाहिए कि एक्चुअल कैपेसिटी हमारी ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, यानी कि मैं हमेशा चाहूँगी एक्चुअल आवर्स मैंने ज़्यादा काम करने चाहिए। तो न्यूमरेटर में एक्चुअल लूँगी और डिनोमिनेटर में बजटेड आवर्स आएंगे। देखो, अब यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए आउटपुट पर यूनिट ये नहीं हम ले रहे हैं, डायरेक्टली हम कंपैरिजन कैपेसिटी यानी कि टोटल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला देखो, तो हमें मिल गया न्यूमरेटर में एक्चुअल हमेशा ज़्यादा हमने कैपेसिटी में काम करना चाहिए और बजटेड हमारे कम होने चाहिए। ठीक है, तो 6000 डिवाइडेड बाई 800। अब एक बार आपको फॉर्मूला डिराइव करने आ गए,
एक बार फॉर्मूला डिराइव करने आ गए तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू सिर्फ क्या करनी है, पुटअप करते जानी है। तो सब फर्स्ट फार्मूला में देखो क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स 7500, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स 7500 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स 8800, ठीक है, ये 8800। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी रेशियो में आपको स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, तो 7500 डिवाइडेड बाय 6000। तो ये देखो 7500 डिवाइडेड बाय 6000। उसके बाद आती है कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल वर्सेस बजटेड। तो यहाँ पर एक्चुअल है 6000 आवर्स, यहाँ पर है 8800 आवर्स, तो 6000 8800, तो ये आपको रेशियोज मिल गए। अब बात उठती है कि रेशो से कैसे डिसाइड करें कि ये रेशो मेरे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है। तो देखो अगर आपका 100 से कम रेशो आता है तो वो आपके लिए डिसएडवांटेजियस है, मतलब अनफेवरेबल है आप बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि अनफेवरेबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना, हमने वैसे भी देखो यहाँ पर एक्टिविटी वाइज जब मैंने कंपैरिजन आपको बताया था तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, 130 यूनिट्स मैंने कम प्रोड्यूस किए हैं। एक्चुअल में मैंने 880 सोचा था, लेकिन मैंने एक्चुअल में 750 प्रोड्यूस किए, तो 130 प्रोड्यूस किए। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अनफेवरेबल मेरी सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, ठीक है। तो अब 100 से मेरा कम रेशो आया, 100 से कम 85.23 है, इट मीन्स ये क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में क्या आया, 100 के अबव परसेंटेज आया है, इट मीन्स ये फेवरेबल सिचुएशन है। वैसे भी हमने पर यूनिट मैंने आपको निकाल के बताया था, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप क्वेश्चन में इस तरीके से कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट के हिसाब से है। एग्जाम में आपको एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं करना है, वहाँ पर तो हो सकता है कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करती हो, तो ऐसे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ना ही ये फॉर्मूलाज में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कैपेसिटी हमने देखा था कि 8800 सोचा था लेकिन 6000 ही किया, तो ये भी एडवर्स थी। तो यहाँ पर भी देखो इस परसेंटेज से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये 100 से कम है, तो ये क्या है, एडवर्स है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने तीनों का मीनिंग बताया आपको, बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बजटेड में आउटपुट और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दोनों एस्टिमेटेड होते हैं, और एक्चुअल में दोनों एक्चुअल फिगर्स होती हैं। लेकिन मैंने आपको सोप वाला एग्जाम्पल देकर बोला था कि इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये अलग यूनिट्स के लिए बना है, ये अलग यूनिट्स के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, हम आउटपुट तो एक्चुअल लेते हैं, लेकिन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट जो लेती हूँ मैं, वो स्टैंडर्ड लेती हूँ। इसीलिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली वर्ड, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ किया जाता है, साइमल्टेनियसली नहीं, इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है बजटेड आवर्स पर यूनिट को और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हैं, और लिखा हुआ है मैंने बीच में, और यानी कि आप कौन सा भी वर्ड यूज़ कर सकती हो, ठीक है। अब बात उठती है हमारे रेशोज की, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, और तीसरा वर्ड हमारा क्या था, कैपेसिटी। तो सबसे पहले एक्टिविटी की बात करें तो मैंने तीनों में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। एक्टिविटीज़ ये है हमारी, बाकी क्या है, अदर थिंग बिंग कांस्टेंट। अब ये तो आएगा ही आएगा, अब इनका कंपैरिजन इसके साथ करें या फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ करें, तो ये कैसे डिसाइड होगा, आपके अदर थिंग बिंग कांस्टेंट, यानी कि दूसरी चीज़ जो है आपकी आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ यानी कि डिफरेंट है, तो ये वाला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल आवर्स को कट कर देना है, हमें सिर्फ कंपैरिजन इन दोनों में करना है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। देखो ये वाली, इनसे मैं कंपैरिजन, ये जो है इन एक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी के लिए आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, इनसे मैं कंपैरिजन सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सी दो चीज़ें मेरे फॉर्मूला में आएंगी। तो हमने ये डिसाइड किया एक्टिविटी वाले में हमें एक्चुअल आवर्स नहीं लगने वाले, तो सिर्फ ये दोनों ही लगने वाले हैं। ये सबसे पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब दूसरी बात क्या डिसाइड करनी है मुझे, दूसरा डिसाइड करना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो हमने देखा था एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एक्चुअल हमेशा, बजटेड से हमेशा मैं क्या चाहूँगी, एक्चुअल ज़्यादा हो। तो एक्चुअल देखो यहाँ पर है, इट मीन स्टैंडर्ड आवर्स
न्यूमरेटर में आएंगे और बजटेड आवर्स क्या आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में और बजटेड आवर्स डिनोमिनेटर में आए। दूसरी बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी के वक्त भी अब मुझे फॉर्मूला के लिए ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से, बजटेड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, इन तीनों में से मुझे फॉर्मूला में कौन से दो कॉन्सेप्ट्स को उठाना है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर 10 आवर्स 10 आवर्स 8 आवर्स, यानी कि ये वाला तो आएगा ही। अब इसके साथ ये वाला कंपैरिजन करूँ या फिर ये वाला कंपैरिजन करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी कि ये यहाँ पर 750 है तो यहाँ भी क्या है 750, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। तो इन दोनों के जो आवर्स में डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट की वजह से आ रहा है, बिकॉज यूनिट्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला मैं डेटा नहीं लूंगी, ठीक है, तो ये वाला डेटा नहीं लूंगी। तो मेरे को पता चल गया अब इन दोनों को ही लेना है। अब इन दोनों में से अब मुझे ये डिसाइड करना है न्यूमरेटर में क्या आएगा। तो आप एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो आप हमेशा क्या चाहोगे कि एक्चुअली में जो आवर्स है, फेवरेबल आपकी सिचुएशन क्या होगी, न्यूमरेटर में आपको हमेशा फेवरेबल वाली चीज़ लेनी है। फेवरेबल यानी कि आप हमेशा क्या चाहोगे, बजटेड आवर्स आप चाहोगे कि ज़्यादा हो, ठीक है, बजटेड आवर्स ज़्यादा हो और एक्चुअल आवर्स, हमने एक्चुअल टाइम जो लिया है पर यूनिट बनाने के लिए वो कम हो, ठीक है। तो बजटेड को मैं न्यूमरेटर में लूँगी और एक्चुअल को क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में। इट मीन्स मुझे ये वाले नहीं लेना है, मुझे ये टोटल की बात करनी है। तो मैं स्टैंडर्ड आवर्स को क्या करूँगी, न्यूमरेटर में लूँगी और एक्चुअल को डिनोमिनेटर में। तो देखो स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में, एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में। उसके बाद आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी के केस में मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली हम टोटल से कंपैरिजन करते हैं, बाकी ये नीचे वाले फैक्टर्स कोई काम के नहीं, आउटपुट पर यूनिट। डायरेक्टली एक्चुअल और बजटेड में कंपैरिजन होगा, तो एक्चुअल और बजटेड में कंपैरिजन होगा, हमेशा हमारी एक्चुअल जो काम करने की कैपेसिटी, हमने ज़्यादा काम करना चाहिए। हमने सोचा था 8800 लेकिन एक्चुअल में 6000 ही किया, तो ये क्या है, एडवर्स है। तो एक्चुअल हम हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, तो न्यूमरेटर में लिखा, बजटेड डिनोमिनेटर में लिखा हमने। तो और ये मैंने फिर बताया कि परसेंटेज साइन से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ फेवरेबल और एडवर्स है। अगर 100% से नीचे है तो वो हमारे लिए चीज़ एडवर्स है, तो ये दोनों एडवर्स है और ये क्या है, ये मेरे लिए फेवरेबल है, ठीक है। और दूसरी तरीके से आप एक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हो। एक्टिविटी रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, ये जो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड ये जो एक्टिविटी रेशियो था, ये किस तरीके से निकालेंगे, एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपने इन दोनों के फॉर्मूलाज लिखे, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, एक्चुअल अपॉन बजटेड। तो एक्चुअल कट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड रहेगा। और यही तो फॉर्मूला था हमारा एक्टिविटी रेशियो का, देखो स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड, और यही हमने यहाँ पर निकाला। तो एक्टिविटी रेशियो को निकालने का ये दूसरा तरीका है। या फिर आपको देखो एफिशिएंसी रेशियो भी आप इसी फॉर्मूले द्वारा आप एफिशिएंसी रेशियो भी निकाल सकते हो। तो एफिशिएंसी रेशियो यहाँ आया, तो यहाँ पर एक्टिविटी रेशियो है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जाकर कैपेसिटी रेशियो आ जाएगा। तो एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो आ जाएगा। उसी तरीके से आप कैपेसिटी रेशियो को यहाँ रखकर एफिशिएंसी को डिनोमिनेटर में रख सकते हो, तो आपको कैपेसिटी रेशियो का भी फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला से मैंने अलग अलग फॉर्मूलाज आपको डिराइव करके बताए। अब यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। और एक मैं अच्छी बात बताऊँ तो ये जो मैंने क्वेश्चन का ये जो डेटा लिया हुआ था, ये मैंने आपके इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल में जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो वो क्वेश्चन नंबर 27 का डेटा लिया हुआ है, तो होपफुली आपका वही का वही आंसर पूरा सॉल्व हो चुका है। फिर भी मैं आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में रिक्वायर्ड पोर्शन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैपेसिटी, एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो एंड एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमें तीनों रेशियोज बताने हैं, साथ ही साथ उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बताना है। तो अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आपने इन तीनों रेशियोज निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स की ज़रूरत होती है, जो कि है बजटेड आवर्स, दूसरा है स्टैंडर्ड आवर्स और तीसरा है एक्चुअल आवर्स, ठीक है, टोटल। वो भी आपको एक बार मैं शो कर देती हूँ। देखिए
यहाँ पर आपको दिया गया है बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। नाउ ये तीनों जो फैक्टर्स है ये दो चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, एक तो आउटपुट, दूसरा है आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। आउटपुट और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, आउटपुट और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ये वाली डिटेल्स दी गई हो, लेकिन हमें ये वाली डिटेल्स काम की नहीं है। आपको क्या करना है, इट मीन्स काम की नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें यूज़ में तो आएगी, लेकिन वो मुझे यूज़ किस में करनी है, टोटल फिगर कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ मुझे पुट ऑन करनी है। अब देखो, अब आते हैं हम हमारा मेन क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। तो देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको एग्जाम्पल समझाया था वो एग्जाम्पल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये दो प्रोडक्ट्स की बात, ये कंपनी जो है दो प्रोडक्ट्स की बात कर रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 8 आवर्स टू प्रोड्यूस वाइल वाई रिक्वायर्स 12 आवर्स, ओके। तो हमें आवर्स रिक्वायर्ड और वो भी आपको पर यूनिट बताया गया है, ठीक है। तो हमें ये जो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट है ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है। उन्होंने देखो वर्ड यूज़ किया है ना, रिक्वायर्स, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है। अगर एक्चुअल होता तो उन्होंने बताया होता, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड आवर्स ही बजटेड आवर्स होते हैं। पर यूनिट जो होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स सेम होते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया कि इंस्टीट्यूट इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करती है। तो अगर आप अपनी डायग्राम पे अगर आ जाएंगे, तो जिससे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखो डेटा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो आपको अब सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, आवर्स पर यूनिट, तो यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स आपको बताए हैं, और वही तो हम लिखते हैं यहाँ पर भी। ये बजटेड अगर आपको बताएं तो वही सेम, ये दोनों सेम ही होते हैं पर यूनिट, आई एम सॉरी, पर हाँ, आवर्स पर यूनिट ये क्या होते हैं, सेम होते हैं दोनों के लिए, इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमको दिया तो ये है, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं। तो देखो मैंने पिंक लेटर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी चीज़ मुझे क्या मिल गई, मुझे मिल गई, ओके। उसके बाद आगे रीड करते हैं, आगे लिखा हुआ है इन अप्रैल 2004, इट मीन्स ये एक मंथ की बात कर रहा है, 2004 में अप्रैल मंथ की सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है। of 22 effective working days of 8 hours a day, 1200 units of X and 800 units of Y were produced। तो एक महीने की बात कर रहा है कि एक महीने में कितने डेज होते हैं, 22 डेज होते हैं, और 8 आवर्स अ डे काम किया जाता है, और उसमें हमने प्रोड्यूस कितना किया है, 1200 यूनिट्स एक्स के और 800 यूनिट्स वाई के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन आउटपुट आपको बताया है, देखो यूनिट्स बोला है ना, तो ये यूनिट्स जो आपको बताए हैं ना, तो ये एक्चुअल है। तो आप इमीडिएटली आपके डायग्राम पर जाओगे और देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनिट्स, यहाँ पर एक्स है और यहाँ वाई है, तो 1200 और 800। और दूसरा देखो, अब आपको ना आवर्स, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट नहीं बताया, आपको क्या बताया है, आपको बोला है कि हम 22 डेज काम करते हैं और हम 8 आवर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 22 इंटू 8 करना है, ओके। उसके बाद तो 22 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया ऊपर से, ये 22 डेज इंटू 8 लिख दिया। उसके बाद क्या आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है द कंपनी एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई। अब उन्होंने बोला है कि हम 100 वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के लिए एक्स और वाई के। तो देखो आपको 22 डेज पता है, 8 आवर्स पता है, और इंटू 100 वर्कर्स किया तो मुझे टोटल एक्चुअल आवर्स कितने लगे इन यूनिट्स को, एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो मुझे मिल जाएगा। तो देखो मुझे एक्चुअल आवर्स पर यूनिट की निकालने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे डायरेक्टली क्या दिया गया है, मुझे एक्चुअल
एक्चुअल आवर्स निकालने का तरीका दिया है 22 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 100 वर्कर्स किया तो मुझे 17,600 एक्चुअल आवर्स मिल गए। तो मेरा ये वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो मैंने कहा था ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए होते हैं और एक्चुअल आउटपुट तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये फिगर मैंने यहाँ उठाकर यहाँ लिख दी, देखो पिंक लेटर्स में लिखा हुआ है। तो जो मिसिंग फिगर है उसको हमने कैसे निकाला, स्टैंडर्ड आवर्स मुझे निकालने थे तो मैंने किस तरीके से निकाला, एक्चुअल आउटपुट लिया और यहाँ से आवर्स, बजटेड आवर्स या फिर स्टैंडर्ड आवर्स भी बोल सकते हो पर यूनिट, ये यहाँ से लिए। तो इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करोगे 1200 इंटू 8 प्लस 800 इंटू 12 करोगे तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स कितने मिल गए, 19,200 मिल गए। ठीक है, तो अब हमारे ये दोनों भी वर्किंग हो गए, ये स्टैंडर्ड आवर्स भी मैंने कैलकुलेट कर लिए, एक्चुअल आवर्स भी मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब बात आती है बजटेड आवर्स की। तो आगे आप क्वेश्चन रीड करो, आगे दिया गया है द बजटेड आवर्स आर 1,96,000 फॉर द ईयर। ठीक है, तो अब हमें बजटेड आवर्स तो क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, लेकिन केयरफुली रीड करना, ये जो आपको आवर्स दिए गए हैं ये पर ईयर दिए गए हैं, लेकिन हम जो कैलकुलेशन क्वेश्चन में कर रहे हैं वो हम मंथली कर रहे हैं। उन्होंने बोला था अप्रैल मंथ का, उन्होंने आउटपुट बताया था, अप्रैल मंथ का हमने एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट किए थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन बजटेड आवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली। तो सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 1,86,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मुझे क्या मिल गए, 15,500 आवर्स मिल गए। ठीक है, तो अब हमें, मेरे लिए डेटा पूरा रेडी हो चुका है, मैंने तीनों भी कैलकुलेशन कर लिए हैं, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। अब मेरा सिर्फ काम कितना रहा, अब मुझे फॉर्मूलाज में पुटअप करने हैं। अब मैं आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बता चुकी हूँ, तो अब वापस बार बार वही कॉन्सेप्ट मैं रिपीट नहीं करूँगी। सिंपली अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ फॉर्मूलाज में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फटाफट से। तो देखो हमारा, ये देखो उन्होंने अब इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से सॉल्व किया। तो देखो इन्होंने किया एक्चुअल आउटपुट इंटू आवर्स किया तो स्टैंडर्ड आवर्स मिले। तो फॉर्मेट चाहे कैसा भी अपनाओ, आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट लिया और आवर्स जो लिए हैं वो स्टैंडर्ड लिए हैं, तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स टोटल मिल गए। तो ये देखो टोटल कॉलम में 19,200 आपको ये फिगर मिल गई। उसके साथ एक्चुअल आवर्स निकाले उन्होंने, एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकाला, 100 वर्कर्स इंटू 8 आवर्स इंटू 22 डेज किया तो आपको ये एक्चुअल वर्कर्स मिली। उसके बाद बजटेड तो आपको दिए ही गए थे, लेकिन पर मंथ निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12 किया तो 15,500 मिल गए। तो हमारे आंसर के लिए ये तीनों फिगर्स क्या हो गई, रेडी हो गई। तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूलाज लिखने हैं, कैपेसिटी रेशो, एफिशिएंसी और एक्टिविटी। कैपेसिटी रेशो में मैंने बोला था उसमें हम स्टैंडर्ड आवर्स कुछ नहीं देखते हैं, उसमें एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी कि सारी चीज़ों को हटाओ, सिर्फ हम टोटल को चेक करते हैं। तो कंपैरिजन किसके बीच में होता है, एक्चुअल और बजटेड, और हम हमेशा चाहते हैं कि एक्चुअल ज़्यादा हो। तो एक्चुअल आवर्स न्यूमरेटर में आएंगे और बजटेड आवर्स डिनोमिनेटर में आएंगे। दोनों की आपने फिगर्स पुटअप की, देखो एक्चुअल आवर्स है हमारे 17,600 और बजटेड आवर्स है हमारे 15,500। तो दोनों को डिवाइड करने पर आपको ये जो मिला है आंसर वो है 113.55। और मैंने आपको कहा था अगर 100% से रेशो ज़्यादा आता है तो वो आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। इट मीन्स हमने कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज किया है, इवन उल्टा हमने अबव उसे यूटिलाइज किया है। आगे लिखा हुआ है इफिशिएंसी रेशो। इफिशिएंसी रेशो में मैंने बोला था कंपैरिजन किसके बीच में होगा, कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। और आप हमेशा चाहोगे कि हमारे एक्चुअल आवर्स कम होने चाहिए, फेवरेबल चीज़ ऊपर लिखी जाती है और अनफेवरेबल नीचे। तो डिनोमिनेटर में मैं एक्चुअल आवर्स लिखूंगी और स्टैंडर्ड आवर्स मैंने न्यूमरेटर में लिखे। ठीक है, तो
अब इनके सिंपली आपने फिगर्स पुटअप की, हम मल्टीप्लाई बाय 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने हैं, तो ये भी मेरा क्या है, फेवरेबल है, बिकॉज ये भी क्या है, 100 के ऊपर है। रही बात एक्टिविटी रेशो की, तो एक्टिविटी रेशो के लिए कंपैरिजन किसके बीच में होता है, बजटेड और स्टैंडर्ड के बीच में। तो न्यूमरेटर में कौन सी चीज आएगी, एक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट, और आउटपुट में हमेशा चाहूंगी कि ज्यादा हो, फेवरेबल हो, तो आउटपुट की मुझे न्यूमरेटर में लिखना चाहिए एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट किस में आता है, स्टैंडर्ड आवर्स में एक्चुअल आउटपुट कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड आवर्स को न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में बजटेड आवर्स लिखा। तो ये दोनों फिगर्स पुटअप करने के बाद ये मुझे आंसर मिला, तो तीनों भी क्या है, फेवरेबल है। तो उसके बाद अब उन्होंने रिलेशनशिप पूछा था, तो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी रेशो अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, एफिशिएंसी रेशो इनटू कैपेसिटी रेशो कर सकते हो। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो 123.87 मुझे आंसर आया। तो ये रिलेशनशिप था, और साथ ही साथ मैंने आपको पूरा आंसर भी एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ एक बात केयरफुली ध्यान में रखना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस की वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आने वाला है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो समझनी पड़ेगी, तभी जाकर आप फॉर्मूला समझ सकोगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, इफ द activity ratio and the capacity ratio of the company are 104 and 96% respectively। तो activity ratio and efficiency ratio आपको कंपनी का बताया गया है, and find out the efficiency ratio। तो efficiency ratio हमें find out करना है। तो सिंपली देखो, अब उन्होंने क्या किया हुआ है ना, तीनों भी रेशोज के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। तो आपने भी इंस्टीट्यूट जो फॉर्मेट यूज़ करती है ना, तो हम अगर वही यूज़ करेंगे तो पेपर चेकर के लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। मैं आपको कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको लॉजिकली समझने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करने हैं तो इंस्टीट्यूट जो मेथड अप्लाई करती है, ज़्यादा करके आपने वही अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ही तो प्रैक्टिस मैनुअल सभी टीचर्स और सर्स आपको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। ओके, तो अब देखो आपको फिर इसमें क्या किया है, अगर इसमें देखो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, हमको सिर्फ एफिशिएंसी रेशियो पूछा गया है, तो देखो ये मैंने फॉर्मूला निकाला था। अब इस फॉर्मूले में मुझे इफ़िशिएंसी रेशो बोला है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, ये कैपेसिटी रेशो को यहाँ जाकर एक्टिविटी रेशो के डिवीजन में आ जाएगा। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, इफ़िशिएंसी रेशो इज इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशो। तो देखो मैं आपको एक ही लाइन में आंसर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट इफ़िशिएंसी रेशो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एक्टिविटी रेशो बाय कैपेसिटी रेशो। ठीक है, तो देखो ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम चाहते तो मैं ये एक ही सेंटेंस में आंसर कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इससे जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ओके, आपको 3 मार्क्स चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का फॉर्मूलाज भी लिखना पड़ेगा। देखो एक्टिविटी रेशो स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड, कैपेसिटी रेशो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और एफिशिएंसी रेशो है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फॉर्मूलाज को, वापस से कह रही हूँ कि आपने इसके पहले क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है फॉर्मूलाज के लिए। एक बार ये जो रेशो है मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये जो हमारी वीडियो थी, सॉरी ये स्क्रीन पर मैंने आपको समझाया था, ये एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू एफिशिएंसी रेशो इंटू कैपेसिटी रेशो। अब अगर मुझे अब एफिशिएंसी रेशो निकालना है, देखो एफिशिएंसी रेशो, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में तो एक्टिविटी रेशो ही आएगा, और ये यहाँ जाकर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी आएगा इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो सिंपली उन्होंने मुझे यही पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, एंड आपने उसमें फिगर्स पुटअप की और आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ओके,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 ही था जिसका डेटा लेकर मैंने क्या किया था, आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान में आ रहे होंगे, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जिसमें से मैंने डेटा लेकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है हमसे। इसमें पूछा है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें से क्या निकालना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है? एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड कैपेसिटी रेशो। तो ये हमारे पास डेटा दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये डेटा दिया गया है, तो मैं आपको 1 सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पर डेटा ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, देखो बजटेड प्रोडक्शन आपको दिए गए हैं, तो बजटेड प्रोडक्शन मतलब बजटेड आउटपुट मुझे दिया गया है 880। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स मुझे दिए गए हैं 10, तो ये है मेरा स्टैंडर्ड आवर्स 10। एक्चुअल प्रोडक्शन मुझे दिया गया है ये 750 एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स मुझे दिए गए हैं 600। तो ये टोटल मुझे बताए गए हैं। देखो मैं आपको अलग से डायग्राम बताती हूँ कलरफुल। फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग फिगर्स, एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड कैपेसिटी रेशो, और हमें ये डेटा दिया गया है। तो सिंपली वापस से हम क्या करेंगे, हम अपना हमें ये 3 फॉर्मूलाज निकालने के लिए ये 3 टर्म्स मुझे पता होने चाहिए, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आता जाएगा उसमें आप क्या करोगे, फिगर्स इंसर्ट करते जाओगे। तो मुझे यहाँ बजटेड प्रोडक्शन बताया है 880 और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बताए गए हैं 10। तो देखो यहाँ पर फिगर्स में 880 ये मेरे बजटेड आवर्स मुझे पता है 880, और साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पर आते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स ये बजटेड है, बजटेड आउटपुट बताया है, और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 10, ये 2 फिगर्स मुझे बताई है। साथ ही साथ आगे क्या दिया गया है, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन बताया है 750 यूनिट्स, और आपको उसके साथ बताया एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड आवर्स बताए थे ना ये पर यूनिट थे, लेकिन ये जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स बताए हैं ये टोटल बताए गए हैं। तो अगर डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 750 जो ब्लू लेटर्स में मैंने लिखा है, या ब्लैक या ब्लू जो भी है, तो ये फिगर्स मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं, और मुझे एक्चुअल आवर्स टोटल दिए गए हैं। तो पर यूनिट मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वैसे भी मुझे जो फॉर्मूलाज है उसमें टोटल फिगर चाहिए रहती है। तो एक्चुअल फिगर मुझे क्या मिल गई, टोटल मिल गई। अब आपने स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल आउटपुट यहाँ दिया गया है, तो ये एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए निकाले जाते हैं। तो इस एक्चुअल आउटपुट को मैंने यहाँ लेकर आई, और मेरे पास दूसरी फिगर क्या है, ये स्टैंडर्ड आवर्स मुझे दिए गए हैं, तो ये बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स सेम ही होते हैं, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ होता है, तो मैंने 10 यहाँ लिख दिया। तो अब देखो मेरे को दोनों फिगर्स मिल गई, आउटपुट और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, आउटपुट और आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। यहाँ तो मुझे आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में टोटल ही दे दिया। अब इनको सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया इनका, 880 इंटू 10, 750 इंटू 10, 7500। तो ये देखो अब मुझे तीनों फिगर्स मेरे लिए रेडी हैं। अब रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत हम इन्हें क्या करेंगे, इनकी फॉर्मूलाज में इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। फॉर्मूलाज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी के केस में कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं। सबसे तो स्टैंडर्ड आवर्स, दूसरा है एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी में एक्चुअल देखो फेवरेबल चीज़ न्यूमरेटर में आती है और अनफेवरेबल चीज़ डिनोमिनेटर में। तो एफिशिएंसी जो है वो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट की वजह से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एक्चुअल में हमेशा मैं चाहूँगी कि आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट जो है, कोई भी प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ तो मुझे उसमें कम टाइम लगना चाहिए, तो एक्चुअल आवर्स मैं हमेशा चाहूँगी कम होने चाहिए बजटेड से। तो इसीलिए देखो एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में लिखे हैं और स्टैंडर्ड आवर्स न्यूमरेटर में लिखे हैं। सिंपली फिगर्स पुटअप की है, देखो 7500 एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स हमने देखा था, 7500 हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया दिखाती हूँ एक बार मैं वापस से। देखो ये 750 इंटू 10, तो 7500 हमने कैलकुलेट किया था।
ओके। तो यहाँ पर देखो उन्होंने वही लिखा है 7500 इंटू 10 और 6000, ये तो एक्चुअल वर्स क्वेश्चन में ही दिए गए थे। तो देखो इफिशिएंसी रेशो मेरा फेवरेबल आया है 125, 100 के अबव है तो इसे हम फेवरेबल कहेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के लिए दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, स्टैंडर्ड और बजटेड। स्टैंडर्ड अवर्स में स्टैंडर्ड अवर का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, तो एक्चुअल आउटपुट होता है। एक्टिविटी मतलब क्या, आउटपुट के लिए हम रेशो निकाल रहे हैं, तो आउटपुट हमेशा हम चाहेंगे कि एक्चुअल ज़्यादा हो, तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड आवर्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे और बजटेड को डिनोमिनेटर में। और दोनों को देखो आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है 7500 एंड 8800। फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर आपको ये आंसर मिला। देखो इफिशिएंसी रेशो मेरी एडवर्स है, ठीक है, 100 से बिलो है तो ये क्या है, एडवर्स है। उसके बाद आता है कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो में स्टैंडर्ड अवर्स को भूल जाना है, आपको सिर्फ ब्रेन में क्या याद रखना है, एक्चुअल और बजटेड का कंपैरिजन करना है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा यूटिलाइज करूँ, तो एक्चुअल अवर्स न्यूमरेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा बजटेड अवर्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। आई होप आप समझ रहे होंगे वैल्यूज हम कहाँ से ला रहे हैं। देखो ये बजटेड अवर्स, एक्चुअल अवर्स तो क्वेश्चन में दिया गया है, बजटेड अवर्स मैंने कहाँ से लाई, अभी अभी जस्ट मैंने निकाली थी। ये देखो ये बजटेड अवर्स है, तो 8 इंटू 10 किया तो 8800 मुझे मिला, 8800 मिला। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, 880 यूनिट्स इंटू 10 आवर्स लिखे तो ये फिगर मिल गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कंसेप्ट वीडियो सुनी होगी तभी समझ में आने वाला है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें आप सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन रीड कर लो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। देखो वॉल्यूम वर्ड, अब देखो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली एक्टिविटी रेशो यूज़ नहीं किया है वर्ड, उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो का मतलब होता है एक्टिविटी रेशो एंड इफिशिएंसी रेशो फॉर द वीक एंडेड 27 जैन। ठीक है, तो आपको वीकली पूछा गया, दोनों रेशियोज आपको एक वीक का डेटा लेकर निकालना है। और आपसे क्या पूछा गया है, एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, और दूसरा पूछा गया है एफिशिएंसी रेशो। देखो एफिशिएंसी रेशो आवर्स पर यूनिट के लिए निकाला जाता है और आवर्स पर यूनिट के लिए निकाला जाता है, और यहाँ पर तो वॉल्यूम यानी कि एक्टिविटी यानी कि क्या, प्रोडक्शन, या फिर उसको आप यूनिट्स भी बोल सकते हो। और एक बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर आपको एफिशिएंसी रेशो वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन एफिशिएंसी रेशो के लिए हम प्रोडक्टिविटी रेशो भी बोला करते हैं, तो ये वर्ड भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम बोला है तो एक्टिविटी रेशो, सिर्फ नॉर्मली आपको प्रोडक्टिविटी रेशो बोला तो इसका मतलब आपको एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब आते हैं हमारे डेटा पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ वीक एंडेड 27 जैन। इसका मतलब मुझे नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो वीकली ही दी गई है, तो मुझे कोई भी चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यूनिट्स की बात करते हैं। देखो उन्होंने प्रोडक्शन बताया है, हमारे 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, उसमें बजटेड और एक्चुअल, तो ये मुझे क्या बताया है, आउटपुट बताया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, या फिर आप उससे प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो मुझे बताए हैं। तो अगर आप अपनी डायग्राम में आ जाओगे तो मुझे 3 कॉन्सेप्ट चाहिए टोटल इन फॉर्मूलाज के लिए, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो अब आप क्या करोगे, आपको देखो ये जो बजटेड आउटपुट है ये क्वेश्चन में तीनों दिए गए हैं, 800, 800, 200, और ये एक्चुअल भी दिए गए हैं 800, 600 एंड 280। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो 800, 800, 200 एंड 800, 600, 280। तो ये फॉर्मूलाज की वैल्यूज हमने पुटअप कर दी। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टाइम पर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम्स वेयर, और स्टैंडर्ड आवर्स ये क्या है, पर यूनिट है। ओके, टोटल नहीं है, पर यूनिट है। तो ए बी सी का 1052 ये मुझे स्टैंडर्ड आवर्स दिए गए हैं, तो मैं फॉर्मूलाज में आ जाती हूँ। देखो ये स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पर आते हैं, तो ये तीनों की वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर दी। उसके बाद, अब उसके बाद क्या है, देखो ये जो ब्लू लेटर्स में मैंने लिखे हैं ये वैल्यूज़ मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं। ओके, तो इसी के बाद आपको क्वेश्चन में और क्या डेटा दिया गया है, आपको दिया गया है ड्यूरिंग द वीक
11,200 आवर्स वेयर वर्कड ऑन प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये मुझे एक्चुअल फिगर बताई गई है, वो भी टोटल आवर्स बताए गए हैं, पर यूनिट नहीं बताए, टोटल बताए हैं। तो ये फिगर कहाँ पर आएगी, ये फिगर मेरी यहाँ आएगी। इट मीन्स यहाँ पर आवर्स पर यूनिट मुझे दिया नहीं गया, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिगर आई हुई होगी। ठीक है, तो ये फिगर मुझे पता चल गई, तो मुझे पर आवर्स पर यूनिट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे टोटल फिगर से मतलब है। ओके, तो ये तो मुझे मिल गया, तो एक्चुअल आवर्स मुझे मिल गया। अब बात करते हैं बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स। तो इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट तो पता है, एक्चुअल आउटपुट निकालना है। एक्चुअल आउटपुट यहाँ दिया गया है, तो देखो ये पिंक लेटर्स मैंने कहाँ से लाई, ये ब्लू लेटर्स मुझे क्वेश्चन में दिए गए थे, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में दिए गए थे। स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स पर यूनिट दोनों सेम होते हैं, और उनका हम इंटरचेंजेबली क्वेश्चन में वर्डिंग्स यूज़ करते हैं। कभी आपको बजटेड आवर्स पर यूनिट बजटेड आवर्स पर यूनिट बोला होगा, कभी कभार आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बोला होगा। तो दोनों जगह आपको सेम डेटा यूज़ करना है। तो दोनों आपको मिल गए, तो सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। 800 इंटू 10 करना है, तो आपको आएगा 8,000। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 800 इंटू 5, तो 4,000 आएगा। तो इस तरीके से आपने तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके, तो आपको ये टोटल आवर्स आने वाले हैं। ये है हमारे बजटेड आवर्स। उसी के साथ हमने बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स का भी इसी तरीके कैलकुलेशन करना है। 800 इंटू 10 प्लस 600 इंटू 5 प्लस 280 इंटू 2 करेंगे, तो मुझे 11,560 ये मुझे डेटा मिल जाएगा। देखो ये जो मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रही हूँ ना, ये आपको आंसर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, आपको ये बात समझ आ रही है। डायरेक्टली आपने रफ वर्किंग में ऐसे निकाल के फिर फॉर्मूलाज में पुटअप करना, ऐसे नहीं करना है। आपको वन बाय वन क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। बजटेड आवर्स, फिर उसमें आप ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर उसकी टोटल निकालोगे 12,400। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो दिखाती हूँ मैं इंस्टीट्यूट का आंसर, और उनका फॉर्मेटिंग भी बताती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर देखो कैसे किया हुआ है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। प्रोडक्शन वॉल्यूम यानी कि हमारा एक्टिविटी रेशो। तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स आते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स देखो, अब उन्होंने देखो एक एक चीज़ मल्टीप्लिकेशन की है। 800 इंटू 10, 600 इंटू 5 एंड 280 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स हैं हमारे 800 इंटू 10, 600 इंटू 5 एंड 280 इंटू 2। तो देखो ये सब हमने डायरेक्टली ये वैल्यू पहली फिगर निकाल ली अगर कैलकुलेशन में, तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर में ये टोटल लिख सकते हो, ये इंडिविजुअली लिखने के बजाय। उसी के साथ आपको दिखाऊं तो नीचे है बजटेड आवर्स, तो 800 इंटू 10, 800 इंटू 5 एंड 200 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर 800 इंटू 10, 800 इंटू 5 और है 200 इंटू 2। तो ये आपको डायरेक्टली आप टोटल भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का जस्ट आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ किस तरीके से निकाला है। तो आपका जो ये वॉल्यूम रेशियो निकला है वो है 93.23, जो कि अनफेवरेबल है, 100 से बिलो है। ठीक है, और इफिशियंसी रेशो का भी आपने फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल। स्टैंडर्ड आवर्स आपने क्वेश्चन में से उठाए, और एक्चुअल आवर्स भी आपको स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैलकुलेट किए थे, और एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए गए थे। तो आपको जो आता है आंसर वो है 103.23। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 जो था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ जाता है तो आपको आंसर निकालना बहुत ही ईजी है। तो इसे छोड़ के मत जाइएगा, इसे ज़रूर करिए। एक बार भी अगर आपने वीडियो सुन ली ना, तो आई होप मैंने इतनी बार रिपीट किया है तो आपको ये फॉर्मूलाज याद हो ही जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें आप स्प्रेड करें, आप इन्हें शेयर करें, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।